इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस का जो सी सेट होता है उसको देखेंगे। ठीक है, ये हमारा 2021 वाला क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें हम हिंदी को कवर कर रहे हैं। ठीक, हिंदी के कितने क्वेश्चन है तो 23 क्वेश्चन है। इसमें 23 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले भी जो सी सेट के पेपर हो रखे हैं उसको हम कवर कर चुके हैं, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि सारणी 1 से सारणी 2 को सही मिलान कीजिए तथा कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, तो इस एक तरफ सारणी दिया गया है, सारणी में विराम चिन्ह के नाम दिए हुए हैं, विराम दिया हुआ, और दूसरी तरफ उसका क्या सिंबल है वो दिया हुआ है। तो ए में है अल्प विराम, बी में है कोष्टक, सी में है संक्षेप सूचक और डी में है योजक। ठीक, तो इसको मिलाते हैं तो अल्प विराम क्या है तो अल्प विराम थर्ड में जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। ठीक, अब ये कोष्टक कोष्टक वाला जो है ये फोर्थ में है, तो ये भी हमारा कट गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये संक्षेप सूचक जो है ये 2 में रहेगा और योजक जो है ये 1 में जाएगा। अच्छा, संक्षेप सूचक किसको कहते हैं? जैसे हम कोई बात अपनी शॉर्टकट में लिखते हैं तो उसको संक्षेप सूचक कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, विद्यालय हो गया। ठीक, तो ये संक्षेप सूचक में। और जहाँ पे हम बहुत कम देरी के लिए रुकते हैं वहाँ पे ये अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई बात को विस्तार पूर्वक मतलब स्पष्ट रूप से समझाते हैं तो वहाँ पे ये ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जब किसी चीज को अलग करना होता है तो वहाँ पे हम डैश लगाते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अच्छा, डैश में जैसे क्या होता है कि जैसे रोटी कपड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रोटी का अपना अलग अस्तित्व और कपड़े का अलग है। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों को एक साथ लिखा गया है डैश के माध्यम से, इसको हम अलग करेंगे, रोटी अलग कपड़ा अलग। ठीक है, तो डैश का मतलब और भी होता है। ठीक, मतलब जो बीच में बोला जाता है रोटी और कपड़ा। ठीक, तो आगे देखते हैं हम। इसमें पूछा कि उत्कर्ष का विलोम क्या है? क्या निष्कर्ष होगा, उपकर्ष होगा, अपकर्ष होगा या उत्सर्ग होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मतलब अपकर्ष होगा। मतलब उत्कर्ष की मीनिंग क्या होगी? उत्कर्ष का उन्नति होता है। ठीक है, क्या होता है? उन्नति। उन्नति, तो उन्नति। और अपकर्ष का मतलब, उपकर्ष का मतलब पतन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आजीवन में समास है, तो आजीवन में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या कर्मधारय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अव्ययी भाव है। इसमें पहला पद जो है अव्यय होता है और दूसरा पद जो है, दूसरा पद पूर्ण रूप से मतलब कोई मूल शब्द होता है। जैसे इसमें जीवन है तो जीवन में आ जुड़ के आजीवन बन गया है, मतलब जीवन भर। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? जीवन भर। ठीक है, तो जो है, और जैसे एक और वर्ड होता है यथाशक्ति। शक्ति तो होता है शक्ति, लेकिन इसमें यथा जोड़ देंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यथा मतलब अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अव्ययी भाव। और कर्मधारय किसे कहते हैं? तो जहाँ पे हमें विशेषण और विशेष से दिख जाए वहाँ पे कर्मधारय होगा। विशेषण और विशेष्य, मतलब किसी की विशेषता जब बताई जा रही हो तो कर्मधारय होगा। जैसे नील कमल मतलब नीला कमल। ठीक है, अब द्वंद्व किसे कहते हैं? तो इसमें दो या दो से अधिक समान महत्व के होते हैं। जैसे सुख दुख। ठीक है, सुख है और दुख है।
अगर ये दोनों एक ही में मिक्स करके लिखा हुआ तो यहाँ पे बीच में और छुपा हुआ है, और जहाँ पे और दिख जाए वहाँ पे द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया हमारा द्वंद्व समास। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो इसमें जो है शब्द, एक शब्द जो है दूसरे वाले पे आश्रित होता है। ठीक है, जैसे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो गया ग्राम सेवक। ठीक है, ग्राम सेवक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो गांव का मतलब ग्राम का सेवक। ठीक, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। अब राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या कहा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा या प्रबल इच्छा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, तो देखिए पहले उसने नहाया है, फिर भोजन किया है। ठीक है, तो मतलब एक काम तो पहले कर चुका है, तो क्या प्रेरणा किसी को दे रहा है, तो नहीं। द्विकर्मक, यहाँ पे दो कर्म दिख रहे हैं, तो नहीं। संयुक्त, नहीं। तो ये पूर्वकालिक मतलब एक क्रिया पहले कर लिया है फिर जाके दूसरी वाली कर रहा है। ठीक, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब देखते हैं, तो द्विकर्मक किसे कहते हैं, तो जहाँ पे दो कर्म होते हैं। और संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो जैसे संयुक्त क्रिया में क्या हो जाएगा, खाकर सोना, खाकर सोना। तो देखिए खाना खाना मतलब खाकर भी एक क्रिया है और सोना भी एक क्रिया है, तो दोनों एक साथ है ये, तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो किसी को प्रेरित करके जब कोई काम करवाया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वाना शब्द लास्ट में जुड़ा हो ना, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे लिखवाना, लिखवाना। ठीक है, रटवाना, तो ये प्रेरणार्थक हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन पे दिया है कि बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अवसर खो देना या अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना या अवसर को पहचानना। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी 7 नंबर पे दिया है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है, तो उपसर्ग जैसे मूल शब्द है, मूल शब्द, तो इसके पहले जो जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें उपसर्ग की बात किया है। तो गमन दिया हुआ है, गमन, गमन में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि इसका विपरीत हो जाए। गमन का अर्थ होता है जाना। ठीक, तो क्या अनुगमन, तो अनुगमन मतलब क्या होता है, अनुगमन मतलब पीछे पीछे होता है, पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलना। ठीक, और आ, अगर हम आ में गमन जोड़ दे तो आगमन, आगमन में देखिए आगमन मतलब आना। ठीक है, आना, तो गमन का मतलब जाना हो गया और आगमन मतलब आना, तो इसका विपरीतार्थक ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब बी, आ को जोड़ेंगे तब उसका विपरीत मिल जाएगा हमें। ठीक है, और उपगमन क्या क्या होगा, तो उपगमन का होगा समीप जाना, और परिगमन का, तो जैसे परिभ्रमण होता है चारों ओर, वैसे गमन भी होता है कि चारों ओर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब देखते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। शुद्ध चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य, हमें वाक्य शुद्ध फाइंड करना है। तो दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का
नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो ये देखिए, रचनाएं जो है नागरी भाषा, यहाँ पे नागरी भाषा नहीं, यहाँ पे लिपि होगा, ठीक है, लिपि। और राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पे सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं है, ये सही नहीं है। फिर पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या कमी है, इसमें चरण जो है पद्य का एक भाग होता है, ये जो चरण है ये पद्य का एक भाग है, ठीक। और रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, तो ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछा हुआ है, तो पहले संधि विच्छेद करते हैं, तो स्वार्थ को क्या लिख सकते हैं, स्वा प्लस अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से हमको आ मिल गया और यहाँ से भी आ मिल गया, तो ये दोनों आ मिलके दीर्घ आ बन जाते हैं, ठीक है। तो स्वार्थ में दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे हमें बड़ा आ दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या गया कि निम्नलिखित सॉरी महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है, क्या खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज बोली है या बघेली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ये अवधि में लिखी गई है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th नंबर पे, तो 11th नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए, कौन सा सही है, तो गलीचा पुर्तगाली है, आमदनी फारसी है, या अंग्रेज फ्रेंच है, या पादरी तुर्की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फारसी। ये किसी और में भी पूछा था, वहाँ पे आदमी पूछा था, मतलब सी साइड में ही पूछा हुआ है, तो बी वाला सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो आगे दिया हुआ है कि अज का अर्थ नहीं है, तो क्या जिसका जन्म ना हुआ हो, दशरथ के पिता मोती, या ब्रह्मा विष्णु शिव, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मोती। इस अज का अर्थ नहीं है, जिसका जन्म ना हो उसको भी अज कहते हैं, दशरथ के पिताजी का नाम भी अज था, तो उनको भी कहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव इनको भी अज कहते हैं, लेकिन मोती को नहीं कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 13 नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या होगा, क्या किंकर है, विबुध है, विपुल है, लोकेश है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ है, ये रिपीट हुआ है, ठीक। तो किंकर, किंकर किसका होता है, तो ये दास का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। और विपुल, विपुल किसका है, तो विपुल का मतलब विशाल होता है, विशाल या बहुत बड़ा, ठीक। और लोकेश का ये महादेव के लिए भी प्रयोग किया जाता है, महादेव के लिए। और लोकेश का मतलब लोक का ईश्वर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विबुध जो है देवता का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी। अब 14 नंबर पे कहा है कि हो सकता है वह आया हो, वाक्य है अनिश्चित वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो है यहाँ पे आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। हो सकता है वह आया हो, तो ये संभाव्य वर्तमान है। और जो है अनिश्चित वर्तमान क्या होता है, इसमें कोई निश्चित टाइम पता नहीं रहता है, तो ये यहाँ पे अनिश्चित वर्तमान हो जाएगा। और संदिग्ध में क्या होगा, तो संदिग्ध में भी संभाव्य जैसा ही होता है, ठीक है।
और जो है इसमें मतलब संदेह की स्थिति बनी रहती है। तो ये हो जाएगा। और अपूर्ण वर्तमान क्या है? अभी तक पूरा ना हुआ कार्य, ये अपूर्ण वर्तमान बताता है, मतलब जो चल रहा हो। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो क्या कवित्री है, घनिष्ठ है, चिन्ह है या ईर्ष्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, घनिष्ठ है। कवित्री गलत लिखा हुआ है, तो कवित्री में कवित्री ये सही है। ठीक है, कवित्री। और चिन्ह में क्या गलत है? तो चिन्ह में ये हाँ में ना है। ठीक है, ये सही है। और ईर्ष्या में, तो ईर्ष्या में जो है ईर्ष्या ये सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, घनिष्ठ सही लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन पे कहा है हिंदी शब्दकोश में शाह वर्ण का क्रम जो है इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? हा के बाद, छा के बाद, या शा के बाद, या क के बाद? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, का के बाद आता है। ठीक है, अब आते हैं अपने 17 नंबर के क्वेश्चन पे। दिया है निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का शुद्ध युग्म है। क्या नक्षत्र नखत है, पकवान पकवान है, या गिद्ध गीध है, या औषा है ओश है? तो ये भी रिपीट हुआ है सवाल, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? मतलब किसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो क्या अनुकरण है, निहत्था है, व्याकरण है, या आगमन है? तो देखिए इसमें अनु उपकरण है, सॉरी अनु उपसर्ग है। ठीक है, अनुकरण बना हुआ। और इसमें हत्था में नी उपसर्ग जोड़ के निहत्था बना है। इसमें गमन में आव जोड़ के आ उपसर्ग जोड़ के आगमन बनाया गया। लेकिन ये जो व्याकरण है इसमें वी प्लस आ प्लस करण, तो इसमें देखिए वी उपसर्ग और आ उपसर्ग दो उपसर्ग जोड़ के व्याकरण बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो उपसर्ग हैं। अब हम चलते हैं अपने पैसेज पे। तो इसमें दिया हुआ कि प्रश्न संख्या 19 से लेके 23 के लिए है। ठीक है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 19 से 23 के इस उत्तर 19 से 23 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक, तो अब गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया है कि प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताधीश सत्ताच्युत, संतानवान और निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की। मरुमरीचिका के मैदान में मरुमरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग आत्मसंयम है, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है, परिमाणतया दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्मसंयम का मार्ग अप, अपने में बहुत स्पष्ट है, उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्मसंयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। ठीक, ऐसी स्थिति
में याद रखना आवश्यक है कि ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद की निर्जर तो आत्म संयम से फूटता है। उसकी मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। इस मिठास के सम्मुख धन संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगने लगता है। तो यहाँ पे हमारा पैसेज खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो एक बार इसको साफ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हर सी सेट में एक पैसेज पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा। आत्म संयम का क्या तात्पर्य है? अपनी आत्मा पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं का नियमन, अपने मन का वशीकरण, इंद्रियों के प्रति आकर्षण पर संयमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि इंद्रियों के प्रति आकर्षण पर समन्वय समन्वय संयम, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब 20 ने पूछा सत्ताचित्त का सही वर्तनी विश्लेषण है। अगर आप लोग को पूछा शुद्ध वर्ड लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे का लिखना है तो का में भी स्वर छुपा रहता है, इस तरीके से का लिखेंगे तो मतलब इसमें आ है, लेकिन हमें केवल व्यंजन लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, हलंत दे करके, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले क्या लिखा है। सा लिखा है ना, तो सा में भी आ छुपा है, तो ये यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे डबल ता है, तो एक ता है तो ये आधा वाला हलंत वाला हो गया, ठीक। और फिर एक पूरा हो गया। और यहाँ पे देखिए ये भी हलंत है और ये भी हलंत है, ठीक। और फिर इसमें देखिए बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक। और चा चा आधा है यहाँ पे, यहाँ पे भी आधा है, बट यहाँ पे आ अगर इससे जुड़ जाएगा तो ये पूरा चा हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जा रहा है। बट यहाँ तक तो अभी सही है, ये आधा चा है, ठीक। और या भी देखिए, या में ऊ जोड़ेगा तो ये या पूरा हो जाएगा मात्रा सही। और फिर ता में आ पहले से ही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? क्या सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, या अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, या असीमित लालसाओं को पूरा करने की चाह में? तो अधिक जटिलताएं जो है कैसे आ रही हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। लिखा है कि मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया का सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, केवल आनंद दे सकते हैं, ना सुख दे सकते हैं और ना आनंद। सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। तो ये देखिए भौतिक पदार्थ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सुख दे सकते हैं, आनंद नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है। तो क्या है? क्या मानवीय करुणा का कारण है, मानवीय सुखों का मूल कारण है, अमानवीय कृत्यों का कारण है, मानवीय दुखों का मूल कारण है? तो इंद्रियों का प्रबल आकर्षण, ठीक है। तो इसको देखते हैं कहाँ लिखा हुआ। इंद्रियों का प्रबल आकर्षण, एक मिनट इधर, इसमें नहीं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं
देखिए, इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। तो मानवीय दुखों का मूल कारण राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 23 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हम अगले वाले वीडियो में अगले ईयर का क्वेश्चन देखेंगे।